कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या आयोगवाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है या वर्ण कहलाती है या व्यंजन कहलाती है, आयोगवाह कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वर्ण। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। तो शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने स्वर होते हैं? 11। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और 2 आयोगवाह होते हैं, अंग और आह। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ढा और डा। ठीक है, ढ और ढा। तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, जो छ, त्र, ज्ञ तथा श्र। ये क्या संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इस तरह आपकी वर्णमाला विभाजित होती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 और 2 आयोगवाह यानी कि अंग और आहा होते हैं। 2 द्विगुण ड और ढा होते हैं तथा 4 संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ तथा श्र होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए। दूसरा प्रश्न है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं या वर्ण समूह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? डी, वर्णमाला। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ठीक है, हिंदी भाषा की या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। किसे वर्ण कहा जाता है? ध्वनि को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 12 वर्ण होते हैं या हिंदी वर्णमाला में 12 वर्ण होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है? बताइए। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठाई है या मिठास है या मीठी है या मधुर है? बताइए इनमें से किससे भाव आपको उजागर हो रहा है? मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी आपकी मिठास। ठीक है, मिठास शब्द में भाव होता है, तो मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। वे संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि। ठीक है, तो लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम है? कोई है या आप है या किस है या जिस है? बताइए संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका संबंधवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का डी, जिस। ठीक है, जिस संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जिस शब्द या संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिसके, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप स्वयं या शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जब आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका 5वां, ये पहले भी आपका आ चुका है। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? ये तो आपको आता होगा। परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है या संख्यावाचक है या गुणवाचक है? बताइए। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है या संख्यावाचक है या गुणवाचक है? बताइए। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वें का डी, गुणवाचक विशेषण है। क्या? गुणवाचक विशेषण है। तो वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुशाग्र, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठा, सच्चा इत्यादि। ये क्या है? ये सभी गुणवाचक विशेषण है। तो वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। बताइए। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें।
बताइए, पूर्णकालिक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या अपूर्ण क्रिया है? बताइए। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया का रूप होगा? ये किसी और से काम करवा रहे हैं ना, तो क्या है इसमें? छठे का आपका हो जाएगा बी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य कर्ता द्वारा स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे को तत्संबंधी कार्य करने हेतु प्रेरित करना होता है। ठीक है, तो संबंधी कार्य करने हेतु अगर आप प्रेरित कर रहे हैं तो वहां पर वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उपरोक्त दिए गए वाक्य में राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है में राम स्वयं पत्र ना लिखकर लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, ठीक है, जाति, विधि, राशि या शशि? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछा जाए तो उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको वचन पूछे जाए तो उसको वाक्य में प्रयोग करके आप उसका सही उत्तर बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जाति होती है, विधि होती है, राशि होती है, पर शशि लड़के का नाम होता है। क्या? शशि लड़के का नाम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, शशि, डी। तो दिए गए विकल्पों में शशि पुल्लिंग है, शेष शब्द विधि, राशि और जाति स्त्रीलिंग शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, संप्रदान है या अधिकरण है? बताइए, ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है? ए, बी, सी, डी में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक समय पर आना। तो आठवें का आपका डी बिल्कुल सही है, अधिकरण कारक होगा इसमें, क्योंकि यहां पर यूज हुआ है। क्या? पर का प्रयोग हुआ है, पर विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक की। तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे ये चीज़ नोट करनी है, अगर आप कॉपी पेन नहीं है आपके पास तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के चलते, और आप उसे बाद में नोट कर सकते हैं। पर कोशिश किया करिए, आप जो चीज़ें आपको नहीं आती उन्हें एक बार कॉपी में लिखें। स्क्रीनशॉट तो सेव होते हैं और फिर डिलीट हो जाते हैं, पर जो आप कॉपी में लिखते हैं वो तुरंत एक बार तो आपके दिमाग में चढ़ ही गया होता है, तब उसको आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर है। तो इसके उदाहरण क्या है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, यहां पर स्थान का बोध हो रहा। ठीक समय पर आना, तो समय का बोध हो रहा है। घड़े में पानी है, तो स्थान का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, तीक्ष्ण है, ओखली है, नासिक है या पुत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में। तो नौ का ओखली हो जाएगा। ठीक है, ओखली तद्भव शब्द है। तो एक तरफ तत्सम लिखे हैं और दूसरी तरफ तद्भव लिखे हैं। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, यहां पर ओखली उधर जाएगा, उलूखन इधर आएगा। ठीक है, तो तीक्ष्ण का तत्सम शब्द है, ये तीखा होता है, और ओखली उलूखन होता है। नासिक का नाक, ठीक है, और पुत्र का पुत होता है, पूत होता है। ठीक है, पुत्र का तद्भव क्या? पूत। नासिक का नाक, नासिका होता है। ठीक है, नाक को नासिका भी कहते हैं। और ओखली का उलूखन, तीक्ष्ण का तीखा। ये आप थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अपमान में उपसर्ग है, बताइए कौन सा? आ है, मन है, मान है या अप है? बताइए, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ये तो आपको आता होगा ना। अप कैसे बनता, अपमान कैसे बनता है? आ, प, धन, मान। ठीक, ये बन गया आपका अपमान। तो यहां पर क्या उपसर्ग हो जाएगा? डी, अप। तो अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर या शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अप से बनने वाले अन्य शब्द हैं अपयश, क्या है? अपयश, अपकार आदि। आपका अगला प्रश्न है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बताइए, बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? बच्चापन बनेगा, या बचावन बनेगा, या बचावपन बनेगा, या बचपन बनेगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा?
तो आपने बचपन ही सुना होगा, बाकी सब तो नहीं सुना होगा ना। तो डी ऑप्शन आपका पूरी तरह सही हो जाएगा। पन प्रत्यय से बनने वाला शब्द बचपन है। शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाए उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। पन प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द लड़कपन, लड़का प्लसपन, कालापन और धीमापन, ये सब क्या है? पन प्रत्यय के उदाहरण हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 28 है या 30 है या 42 है या 50 है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपकी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 28 है। ठीक है, 12 का ए बिल्कुल सही है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपकी 28 है। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जब क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्ययों के मेल से शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? सद्वृत्ति होगा या सुवृत्ति होगा या प्रवृत्ति होगा या कुवृत्ति होगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वें का सी। निवृत्ति का विलोम प्रवृत्ति होता है। क्या? प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति होता है। क्लियर है आपको? तो निवृत्ति का विलोम आपका प्रवृत्ति है होता है। शेष शब्दों का विलोम इस प्रकार है, प्रवृत्ति का निवृत्ति, सुवृत्ति का कुवृत्ति और सत्वृत्ति का होता है असदवृत्ति। ठीक है, सदवृत्ति का क्या होता है? असदवृत्ति। आपका अगला प्रश्न है, व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। समास होगा, संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा? बताइए, व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु? तो 14 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ठीक है, तो व्यास का विलोम शब्द समास होता है, जबकि संक्षेप का अर्थ विलोम विस्तृत अथवा लघु का विलोम दीर्घ है। ठीक है, तो व्यास का विलोम समास, संक्षेप का विलोम विस्तृत और लघु का विलोम दीर्घ होता है। आपका अगला प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आज आपके साइंस की क्लास शुरू हुई है, मैंने आपको साइंस का एक टॉपिक विटामिन पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें और रेगुलर नोट्स बनाएं, रेगुलर क्लास लीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले से शुरुआत कर देते हैं पढ़ाई की। लास्ट में पढ़ने वालों को सफलता नहीं हासिल होती है। तो कोशिश करिए कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें अच्छे से समय निकाल के। तो धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा या गजवदन होगा? तो धूसर का सही पर्यायवाची होगा इसमें से 15वें का आपका सी, वेसर। ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द है वेसर, खर, गंधर्व, राशव, वैशाख नंदन, गधा। खनक का पर्यायवाची होगा दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मोशक, कुंभिल। और सदन का पर्यायवाची होगा भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी। और गजवदन का पर्यायवाची होगा मोदक प्रिय, मूषक वाहन और भवानी नंदन। ठीक है, गजवदन का क्या होगा? मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन। अगला प्रश्न है आपका, कर का अर्थ नहीं होता है। बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका अर्थ कर से नहीं होता? कर एक आपका अनेकार्थी शब्द है। तो सूर्य होगा क्या अर्थ कर का? क्या हाथ होगा? क्या किरण होगा? क्या टैक्स होगा? तो हाथ तो होता है ना, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो कर मीन्स हाथ हो जाता है वहां पर। किरण तो होता ही है कर का, और टैक्स को तो कर कहते ही हैं। तो क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें? इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सूर्य। तो प्रश्नगत विकल्पों में कर का अर्थ सूर्य है नहीं होगा। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ हाथ, टैक्स, किरण, सूढ़ है। ठीक है, हाथ, टैक्स, किरण, सूढ़ है। आपका अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है आपका। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 17 का ए आपका बिल्कुल सही है, अन्योदर। अन्य, धन, उदर। ठीक है, किसी और के पेट से, तो क्या हो गया? अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है, जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है क्या कहलाती है? बताइए।
वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है क्या कहेंगे उसको? प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका या मननी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका या मननी? यह भी आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारिका। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे अभिसारिका कहते हैं। प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? मह प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस शय या मह प्लस अशय? बताइए क्या उसका सही उत्तर होगा? महाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका 19 का सही हो जाएगा इसमें बी, महा प्लस आशय। इसमें दीर्घ स्वर संधि हो, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? इसके नियमानुसार यदि हास्य स्वर या दीर्घ आ ई उ री के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ स्वर आए, आ ई उ री स्वर आए, तो उनका दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। आ का आ हो जाएगा बड़ा वाला, ई का ई हो जाएगा, ऊ का ऊ हो जाएगा और री का तो री हो ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। महा प्लस आत्मा महात्मा, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। अति प्लस ईव अतीव, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। आपका अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होगा, शीतूर्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? सी प्लस ऋतु, सीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु? बताइए शीत प्लस ऋतु, इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत प्लस ऋतु, ठीक है। तो शीतोर्थ का संधि विच्छेद आपका शीत प्लस ऋतु है। यहां गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। संधि के नियमानुसार आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर्र हो जाते हैं।